रेडी। अमन की राह हेडिंग है। प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा से स्वाभाविक ही सबको काफ़ी उम्मीदें थीं। खुद प्रधानमंत्री भी वहां रवाना होने से पहले काफ़ी उत्साहित थे। उन्होंने कहा था कि वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिलने को लेकर उत्सुक हैं। ज़ेलेंस्की ने बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और वहां युद्ध की स्थितियों से उन्हें अवगत कराया। दोनों नेताओं के बीच बातचीत मुख्य रूप से युद्ध रोकने के उपाय तलाशने पर ही केंद्रित रही। यूक्रेन ने इच्छा जताई कि भारत शांति समझौते में सदा साथ रहे। हालांकि इस दौरान दोनों देशों ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। अधिकारियों ने बताया कि इन समझौतों से कृषि, खाद्य उद्योग, चिकित्सा, संस्कृति और मानवीय सहायता के क्षेत्र में सहयोग सुनिश्चित होगा। प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा पर इसलिए भी दुनिया की निगाहें बनी हुई थीं कि शुरू से रेखांकित किया जा रहा है कि भारत ही रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग रुकवा सकता है। हालांकि भारत शुरू से ही दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत कर युद्ध का रास्ता छोड़ने की अपील करता रहा है। यूक्रेन रवाना होने से पहले भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह दौर युद्ध का नहीं है। युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। पैरा। यूक्रेन से पहले प्रधानमंत्री रूस भी गए थे। तब ज़ेलेंस्की ने काफ़ी नाराज़गी जाहिर की थी। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी बताते हुए उनसे भारतीय प्रधानमंत्री के गले मिलने की आलोचना की थी। मगर अब वे भारत के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने को लेकर उत्साहित नजर आए। प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा ऐसे समय में हुई है जब यूक्रेन ने रूसी इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं। इसे देखते हुए कहना मुश्किल है कि प्रधानमंत्री की अपीलों का यूक्रेन या फिर रूस पर कितना असर पड़ेगा। पहले भी कई मौक़ों पर प्रधानमंत्री पुतिन से फ़ोन पर बातचीत करके या फिर आमने सामने यूक्रेन पर हमले बंद करने की अपील कर चुके हैं। पिछले दिनों रूस जाकर भी उन्होंने पुतिन से यही अपील की थी, मगर अभी तक ऐसा कोई मौका नज़र नहीं आया। जब रूस ने भारत की अपील पर संजीदगी दिखाई तो शंघाई शिखर सम्मेलन के दौरान आमने सामने बातचीत के बाद लगा था कि
पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री की अपील को गंभीरता से लिया है, मगर वहां से लौटते ही उन्होंने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए थे। पैरा रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष का असर पूरी तरह दुनिया पर पड़ा है। यूक्रेन में बड़ी संख्या में नागरिक मारे गए हैं, उसकी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन का वाणिज्य और व्यापारिक बाधित हुआ है। वह चाहता तो है कि युद्ध विराम पर समझौता हो, मगर वह रूस की शर्तें मानने को तैयार नहीं है। रूस की शर्त है कि यूक्रेन नाटो की सदस्यता त्याग दे। दोनों में से कोई किसी भी रूप में झुकने को तैयार नज़र नहीं आता। ऐसे में बातचीत की मेज पर बैठने की सूरत बने भी तो कैसे? यही सबसे कठिन सवाल है। भारत के लिए भी बातचीत का रास्ता निकालना आसान नहीं है, मगर प्रधानमंत्री की दोनों देशों की बारी बारी से यात्रा और युद्ध का रास्ता छोड़ने की अपील से विश्व बंधुता का रास्ता तो बना ही है। उम्मीद की जाती है कि रूस और यूक्रेन थोड़ा लचीला रुख अपनाते हुए समझौते के लिए बीच के किसी रास्ते पर चलने को तैयार हो जाएं। बांग्लादेश की स्थितियों को लेकर भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है। एक तो वहाँ अस्थिरता का वातावरण दूर होने का नाम नहीं ले रहा है, और दूसरे भारत विरोधी तत्वों की सक्रियता थम नहीं रही है। बांग्लादेश में भारत विरोधी तत्व किस तरह सक्रिय हैं, इसका ताज़ा उदाहरण है वहाँ आई बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराना। सबसे खराब बात यह रही कि यह काम वहाँ की अंतरिम सरकार में शामिल एक मंत्री ने भी किया। ऐसा करके उन्होंने भारत के खिलाफ अफवाह फैला रहे तत्वों को प्रोत्साहन ही प्रदान किया। उनकी माने तो बांग्लादेश में बाढ़ इसलिए आई क्योंकि भारत ने त्रिपुरा में गोमती नदी पर बने एक बांध को खोल दिया। यह पूरी तरह असत्य और शरारत भरा बयान ही है, क्योंकि भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तथ्य यह भी है कि जिस बांध को खोलने की बात कही जा रही है वह बांग्लादेश सीमा से 120 किलोमीटर दूर है। यह भी किसी से छिपा नहीं कि इन दिनों बांग्लादेश की तरह त्रिपुरा भी भारी बरसात के कारण बाढ़ से त्रस्त है। समझना कठिन है कि बांग्लादेश के जो लोग अपने यहाँ आई बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वे इसकी अनदेखी कैसे कर रहे हैं कि
उनके यहाँ भी पिछले कुछ दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। पैरा। चिंता की बात केवल यह नहीं कि बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, बल्कि यह भी है कि बांग्लादेश की समस्याओं के लिए भी नई दिल्ली को दोष दिया जा रहा है। इसका एक कारण यह है कि तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत में शरण ली। नई दिल्ली को इसके प्रति सतर्क रहना होगा कि उनके कारण इस पड़ोसी देश में भारत विरोध को हवा ना मिलने पाए। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार कार्य करने लगी है, लेकिन वह न तो हिंदुओं एवं अन्य अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर रोक लगा पा रही है और न ही भारत की चिंताओं को लेकर संवेदनशील दिख रही है। भले ही मोहम्मद यूनुस ने भारत को महत्वपूर्ण पड़ोसी देश बताया हो, लेकिन वह कट्टरपंथी और साथ ही भारत विरोधी तत्वों पर लगाम लगाने में सफल होते नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनका उन पर कोई जोर नहीं, जो मनमानी करने में लगे हुए हैं और इसी क्रम में भारत पर बेतुके आरोप लगा रहे हैं। बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल को किस तरह हवा दी जा रही है, इससे समझा जा सकता है कि पिछले दिनों भारतीय उच्चायुक्त को मोहम्मद यूनुस से मिलकर उच्चायोग की सुरक्षा के लिए उभरे खतरे की ओर ध्यान आकर्षित करना पड़ा। यदि बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग को खतरा है, तो फिर यह कैसे मान लिया जाए कि अन्य भारतीय प्रतिष्ठानों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। बांग्लादेश की स्थितियों को लेकर भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है। एक तो वहाँ अस्थिरता का वातावरण दूर होने का नाम नहीं ले रहा है और दूसरे भारत विरोधी तत्वों की सक्रियता थम नहीं रही है। बांग्लादेश में भारत विरोधी तत्व किस तरह सक्रिय हैं, इसका ताज़ा उदाहरण है वहाँ आई बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराना। सबसे खराब बात यह रही कि यह काम वहाँ की अंतरिम सरकार में शामिल एक मंत्री ने भी किया। ऐसा करके उन्होंने भारत के खिलाफ अफवाह फैला रहे तत्वों को प्रोत्साहन ही प्रदान किया। उनकी माने तो बांग्लादेश में बाढ़ इसलिए आई क्योंकि भारत ने त्रिपुरा में गोमती नदी पर बने एक बांध को खोल दिया। यह पूरी तरह असत्य और शरारत भरा बयान ही है, क्योंकि भारत ने
ऐसा कुछ भी नहीं किया। तथ्य यह भी है कि जिस बांध को खोलने की बात कही जा रही है वह बांग्लादेश सीमा से 120 किलोमीटर दूर है। यह भी किसी से छिपा नहीं कि इन दिनों बांग्लादेश की तरह त्रिपुरा भी भारी बरसात के कारण बाढ़ से त्रस्त है। समझना कठिन है कि बांग्लादेश के जो लोग अपने यहाँ आई बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं वे इसकी अनदेखी कैसे कर रहे हैं कि उनके यहाँ भी पिछले कुछ दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। पैरा चिंता की बात केवल यह नहीं कि बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है बल्कि यह भी है कि बांग्लादेश की समस्याओं के लिए भी नई दिल्ली को दोष दिया जा रहा है। इसका एक कारण यह है कि तख्तापलट के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत में शरण ली। नई दिल्ली को इसके प्रति सतर्क रहना होगा कि उनके कारण इस पड़ोसी देश में भारत विरोध को हवा ना मिलने पाए। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार कार्य करने लगी है लेकिन वह न तो हिंदुओं एवं अन्य अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर रोक लगा पा रही है और न ही भारत की चिंताओं को लेकर संवेदनशील दिख रही है। भले ही मोहम्मद यूनुस ने भारत को महत्वपूर्ण पड़ोसी देश बताया हो लेकिन वह कट्टरपंथी और साथ ही भारत विरोधी तत्वों पर लगाम लगाने में सफल होते नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनका उन पर कोई जोर नहीं जो मनमानी करने में लगे हुए हैं और इसी क्रम में भारत पर बेतुके आरोप लगा रहे हैं। बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल को किस तरह हवा दी जा रही है इससे समझा जा सकता है कि पिछले दिनों भारतीय उच्चायुक्त को मोहम्मद यूनुस से मिलकर उच्चायोग की सुरक्षा के लिए उभरे खतरे की ओर ध्यान आकर्षित करना पड़ा। यदि बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग को खतरा है तो फिर यह कैसे मान लिया जाए कि अन्य भारतीय प्रतिष्ठानों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।